बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ दोबारा हो चुका है बिकॉज़ ऑफ थर्ड लेयर ऑफ कोविड-19। लास्ट जो ये सिलसिला रेगुलर क्लासेस में जहाँ से टूटा था वहीं से हम इसको दोबारा जोड़ेंगे। और लास्ट टाइम रेगुलर क्लासेस जब हमारी हो रही थी तो उसमें जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था जॉब एवेलुएशन, जिसमें हमने जॉब एवेलुएशन को डिफ़ाइन किया था। उसका कुछ पोर्शन हमने कर लिया था, कुछ पोर्शन रहता है। तो जो जॉब एवेलुएशन प्रोसेस है वो हमारा भी बाकी है, जो हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर में। बिफोर डिस्कसिंग दी जॉब एवेलुएशन प्रोसेस, लेट्स हैव अ लुक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन रेगुलर क्लासेस। इस टॉपिक के हवाले से जो जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो जॉब एवेलुएशन डियर स्टूडेंट्स क्या है, अगर आपको याद हो, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जॉब एवेलुएशन इज़ द रेटिंग ऑफ जॉब्स according to specifically planned procedure in order to determine the relative size and worth of a particular job। किसी भी जॉब को रेट करने के लिए उसकी वर्थ, उसका साइज़ जो है डिटरमिन करने के लिए हम किसी जॉब को एवेलुएट करते हैं। उस जॉब को एवेलुएट हम क्यों करते हैं, व्हाई डू वी एवेलुएट द जॉब, वो डिफरेंट रीजंस हमने देखी थी। जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए जॉब को एवेलुएट किया जा सकता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए किया जा सकता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है, कैरियर प्लानिंग के लिए किया जा सकता है, और सक्सेशन प्लानिंग के लिए भी किसी जॉब को एवेलुएट किया जा सकता है। फिर हमने देखा था कि इन जॉब्स को एवेलुएट करते कब हैं, व्हेन डू वी एवेलुएट जॉब्स। तो उसमें भी हमने डिफरेंट सिनेरियोज देखे थे कि एक जॉब को एवेलुएट किया जा सकता है व्हेन अ जॉब इज़ न्यू बिफोर रिक्रूटमेंट, या किसी जॉब को एवेलुएट किया जा सकता है इफ़ ए जॉब इज़ न्यू 6 months to 1 year आफ्टर द जॉब इज़ फिल्ड, या किसी जॉब को एवेलुएट किया जा सकता है सब्सटेंटिव फंक्शंस आर एडेड और रिमूव फ्रॉम ए जॉब। जब किसी जॉब में कोई चीज़ ऐड की जाए या रिमूव की जाए तो देन वी हैव टू री एवेलुएट दी जॉब। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें जॉब को एवेलुएट करना पड़ता है। फिर हमने देखा था कि क्राइटेरिया क्या है हमारे पास जॉब को एवेलुएट करने का, किन पैरामीटर्स की बेस पर हम किसी जॉब को एवेलुएट कर सकते हैं। तो उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि एजुकेशन की बेस पर जॉब को एवेलुएट किया जाता है, क्वालिफ़िकेशन की बेस पर किया जाता है, स्किल्स नीडेड की बेस पर किया जा सकता है, वर्किंग कंडीशंस और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बेस पर किसी भी जॉब को एवेलुएट किया जा सकता है। उसके बाद हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी इस जॉब एवेलुएशन के टॉपिक में, वो था जी जॉब एवेलुएशन मेथड्स। किसी जॉब को एवेलुएट करने के कितने मेथड्स हैं, तो इसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि बेसिकली हमारे पास 4 मेथड्स हैं किसी जॉब को एवेलुएट करने के, जिनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। उनमें 2 मेथड्स, 4 मेथड्स में से 2 मेथड्स ऐसे हैं जिनको हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं, और 2 मेथड्स ऐसे हैं जिनको हम नॉन एनालिटिकल कहते हैं। अब जो नॉन एनालिटिकल मेथड्स हैं इनको हम नॉन क्वांटिटेटिव भी कहते हैं और एनालिटिकल मेथड्स को क्वांटिटेटिव मेथड भी कहते हैं। नॉन एनालिटिकल और एनालिटिकल मेथड्स जो हैं, जिनमें फर्दर 2 मेथड्स हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि नॉन एनालिटिकल और नॉन क्वांटिटेटिव मेथड में हम जब जॉब्स को एवेलुएट करते हैं तो एक जॉब को दूसरी जॉब से कंपेयर करते हैं, और कंपेयर भी हम एक होल जॉब को करते हैं। अ होल जॉब इज़ कंपेयर टू एन अदर जॉब, वेयर एज इन
एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव मेथड, हम हर जॉब को डिफरेंट फैक्टर्स और डिफरेंट पैरामीटर्स के लिहाज से उसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं और फिर उन फैक्टर्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव या एनालिटिकल मेथड्स होते हैं ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ये ज़्यादा डिटेल्ड में एवेलुएट किया जाता है और इनमें जो है गलती का, नेपोटिज्म का या पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग का कोई चांस नहीं होता। तो नॉन एनालिटिकल और नॉन क्वांटिटेटिव जो मेथड्स हैं उसमें हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया था, रैंकिंग मेथड और जॉब ग्रेडिंग मेथड। रैंकिंग मेथड जिसमें हमने देखा था कि एक कंप्लीट जॉब को दूसरे से कंपेयर किया जाता है और ये बड़ा एक कॉमन सा मेथड है रैंकिंग मेथड जो है, जिसमें हमने जो ऊपर क्राइटेरिया देखा है एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, वर्किंग कंडीशंस, उन कुछ फैक्टर्स की बेस पे हम रैंकिंग कर देते हैं ये डिफरेंट जॉब्स की। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि रैंकिंग ऑर्डर है, अगर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है और फिर लेक्चरर है। अब ये हमने रैंकिंग कर दी हुई है उनके एक्सपीरियंस, एजुकेशन और स्किल्स, वर्किंग कंडीशंस की बेस पर डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। उसी लिहाज से हमने इसी रैंकिंग के लिहाज से उनका फिर पे स्ट्रक्चर जो है, पे स्केल जो है उसको भी सेट कर दिया हुआ। अब इसमें हमने कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे थे जिनको जो है आपने कल रिवाइज कर लिया होगा। दूसरा जो मेथड है वो है ग्रेडिंग मेथड या क्लासिफिकेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम जॉब एवेलुएट जो करते हैं उसमें ग्रेडिंग या क्लासिफिकेशन कर दी जाती है एक जॉब की। अब ग्रेडिंग या क्लासिफिकेशन जो की जाती है वो हमेशा उनके जिन चीज़ों की जाती है उनके साइज़ और इस किस्म की कुछ करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर की जाती है। जैसे कि एक ही फॉर एग्जांपल जॉब है, उसको हम डिफरेंट उसकी कैटेगरीज या डिफरेंट क्लासेस बना देते हैं उसकी। जिस तरह आपको अगर याद हो मैंने एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल एक जॉब है क्लर्क, उसमें आप अगर बैंकों में या मुख्तलिफ जगह पे हम जाएं तो हम डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर इस क्लरिकल जॉब को हम 3 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, अकॉर्डिंग टू दी सुपरविजन और अकॉर्डिंग टू दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपने इसको नोट भी किया था, तो आप इसको जो है वो देखिएगा, आपको ये इजीली जो है दोबारा समझ आ जाएगी। इसके बाद जो है जी स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे 2 नॉन क्वांटिटेटिव नॉन एनालिटिकल मेथड्स, रैंकिंग और ग्रेडिंग मेथड। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव मेथड्स जॉब एवेल्यूशन के लिए, जिसमें एक हमने पॉइंट्स रेटिंग मेथड देखा था और दूसरा हमने फैक्टर कंपैरिजन मेथड देखा था। तो ये दोनों मेथड जैसे मैंने पहले बताया, आपने पढ़ा भी होगा, रिवाइज भी किया कि दोनों बेसिकली एनालिटिकल और नॉन एनालिटिकल मेथड में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो नॉन एनालिटिकल मेथड्स हैं उसमें हम होल जॉब को कंपेयर करते हैं, वेयर एज इन नॉन एनालिटिकल मेथड हम एक जॉब को डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, देन हम उन फैक्टर्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो ये पॉइंट्स रेटिंग मेथड ये भी इसी तरह ही है, जिसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स बना लेते हैं एक जॉब के, जो 2 जॉब्स जो हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनको हम डिफरेंट कॉमन फैक्टर्स ले लेते हैं और फिर उनको फैक्टर बाय फैक्टर एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और फिर उनको पॉइंट्स अलॉट कर देते हैं। तो लास्ट जो मेथड है वो भी इसी तरह ही था, फैक्टर कंपैरिजन मेथड, जिसको हमने काफ़ी डिटेल से देखा था। हमारे पास एक टेबल भी था जिसमें हमारे पास 3 जॉब्स थी जिनको हमने एवेलुएट करना था और हमने उन जॉब्स को डिफरेंट की फैक्टर्स जो हैं वो बना लिए हुए थे कि फॉर एग्जांपल उनका बेस रेट क्या है या मेंटल रिक्वायरमेंट क्या है, फिज़िकल रिक्वायरमेंट क्या है, स्किल्स क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और फिर हमने इन फैक्टर्स को डिफरेंट पॉइंट्स अलॉट कर दिए और फिर उसकी बेस पर हमने इस फैक्टर कंपैरिजन मेथड को यूज़ किया।
तो एट द एंड हमने जो रिज़ल्ट निकाला था वो यही था कि जो क्वांटिटेटिव यानी जो एनालिटिकल मेथड्स हैं वो मेथड जो हैं वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं और वो ज़्यादा कंप्रीहेंसिव और एक्यूरेट होते हैं, जिसमें किसी भी किस्म की कोई गलती का या किसी भी किस्म का कोई ब्लेम नहीं हो सकता। हर चीज़ न्यूमेरिकली कह लीजिए प्रूफ की हुई होती है हमने। तो ये चीज़ें हम जॉब एवेल्यूएशन के हवाले से डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद जो इस जॉब एवेल्यूएशन का जो हिस्सा बाकी है जो हमने आज डिस्कस करना है, डेट इज़ जॉब एवेल्यूएशन प्रोसेस। जॉब एवेल्यूएशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स, और ये स्टेप्स हमें इसी सीक्वेंस में जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और किसी भी प्रोसेस में जो स्टेप्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं। तो जॉब एवेल्यूएशन प्रोसेस भी एक सेट ऑफ स्टेप्स का मजमुआ है जिसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। डिफाइनिंग द जॉब, सेलेक्ट अ जॉब एवेल्यूएशन मेथड, decide which factors are most valuable to the organization, assess the jobs based on these factors, rank the jobs in organization based on the factors chosen, establish the job hierarchy और apply the job hierarchy to developing new HR programs। ये है जी जॉब एवेल्यूएशन प्रोसेस। इसको अब थोड़ा सा देखते हैं हम डिटेल में। तो जब भी आप किसी जॉब को प्रोसेस करने लगें, although we have discussed all the 4 methods to evaluate job, but here is a scheme, here is a series of steps that have to be followed in a particular sequence। तो वो job evaluation process है जिसमें पहला स्टेप क्या है, define the job। इस पहले प्रोसेस में आप क्या करते हैं, जिस जॉब को evaluate करना है आप उसको define करते हैं, आप उस जॉब यानी जॉब एनालिसिस करते हैं। इस जॉब एनालिसिस में या इस जॉब डेफिनेशन में आप देखते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर जॉब जिसको एवेल्युएट करने जा रहे हैं उसके लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए और आप किस तरह इस जॉब को परफॉर्म किया जाएगा उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये 2 मेन चीज़ें आप इस जॉब डेफिनेशन और जॉब एनालिसिस से असेस करते हैं, जो कि पहला स्टेप है। ठीक है जी, देखिए, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन जॉब कंटेंट एंड फोकस ऑन व्हाट वर्कर्स मस्ट डू टू परफॉर्म सक्सेसफुली। कि जिस जॉब को आप एवेल्युएट करने जा रहे हैं उसके कंटेंट्स क्या हैं उस जॉब के, और जो वर्कर्स, जो लेबर, जो लोग इस जॉब को परफॉर्म करेंगे वो किस किस तरीके से इस जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें इस जॉब एनालिसिस यानी पहले स्टेप में पता चल जाती। सेकंड स्टेप है जी जॉब एवेल्यूएशन मेथड। जो 4 मेथड्स हमने पढ़े हैं, या बेसिकली 2 मेन ग्रुप्स जो थे, आपने उन 4 मेथड्स में से सेकंड स्टेप में डिसाइड करना होता है कि आप किस मेथड के थ्रू जॉब्स को एवेल्युएट करेंगे। जैसे हमने वो मेथड्स की डिटेल में पढ़ा तो आपको पता है कि जब हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारा सिंपल हो तो हम जो है वो सिंपली रैंकिंग मेथड या ग्रेडिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा जॉब्स हैं और ज़्यादा उनमें कंपटीशन है, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव, ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट हमें चाहिए, तो फिर हम जो है वो एनालिटिकल मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। So anyway, second step of job evaluation process is selecting a job evaluation method. There are several job evaluation methods from which to select. The most prevalent one, the point factor plan, use a quantitative approach that has been explained in above section. Recommended यही होता है कि आप किसी quantitative यानी analytical method को use करें, because analytical और quantitative method is more comprehensive, more descriptive, more accurate। बहरहाल choice is yours कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। उसके बाद जी थर्ड स्टेप है
डिसाइड विच फैक्टर्स आर मोस्ट वैल्यूएबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। उस जॉब को आपने फैक्टर्स में डिवाइड करना है और देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा यूज़फुल है। जिस तरह स्किल्स हो सकती हैं, रिक्वायर्ड एफर्ट्स हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वर्किंग कंडीशंस हो सकती हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। To implement the point factor method, identify which factors make one job more valuable to organization than other। जिस तरह हमने भी ऊपर डिटेल से जो था फैक्टर मेथड, फैक्टर कंपैरिजन या पॉइंट फैक्टर मेथड जो उसको पढ़ा था, तो उसमें भी हमने कुछ फैक्टर्स ले लिए थे जिनकी बेस पर हमने फिर जॉब्स को एवेलुएट किया एक दूसरे से कंपेयर करते हुए। Factors written into the Equal Pay Act of 1963 and used to define equal work tend to fall into 4 broad categories। 1963 में एक पे एक्ट बना था, इक्वल पे एक्ट, जिसमें उन्होंने ये 4 फैक्टर्स रखे थे जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो अभी मैंने बताया भी आपको। इन 4 फैक्टर्स की बेस पे उन्होंने लोगों के सैलरी स्ट्रक्चर जो थे, पे स्केल जो थे, उनको डिफ़ाइन किया था। दोबारा तीसरा स्टेप यही है कि आप उन फैक्टर्स को लिस्ट आउट कर लीजिए जिनकी बेस पे आप जॉब्स को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और एवेलुएट करेंगे। फोर्थ स्टेप ऑफ जॉब एवेल्यूएशन प्रोसेस इज असेस द जॉब्स बेस्ड ऑन द फैक्टर्स। अब थर्ड स्टेप में जो आपने फैक्टर्स को सॉर्ट आउट किया, फैक्टर्स को लिस्ट आउट किया, उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस यही था कि जॉब जो एवेलुएट करनी है, उन जॉब्स को इन फैक्टर्स की बेस पर असेस किया जाए, परखा जाए। तो अब फोर्थ स्टेप में यही काम करना है हमने कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्किंग कंडीशंस और वो जितनी भी वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स की बेस पर डिफरेंट जॉब्स को एक दूसरे से कंपेयर किया जाएगा। हर जॉब को असेस करेंगे तो एंड में ऑटोमेटिकली हमारे पास एक कंप्रीहेंसिव कंपैरिजन आ जाएगा जिसकी बेस पर हम इजीली उन जॉब्स को एवेलुएट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, जॉब एवेल्यूएशन प्रोसेस में 4 स्टेप्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 5वां स्टेप है रैंक द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड अपॉन द फैक्टर्स चोजन। देखिए, पहले स्टेप में हमने जॉब को डिफ़ाइन किया, यानी जॉब एनालिसिस किया। उसमें हमने जॉब के कंटेंट्स लिस्ट आउट किए और उनको, उस जॉब को परफॉर्म करने के जो मेथड्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, उनको लिस्ट आउट किया। सेकंड स्टेप में हमने जॉब एवेल्यूएशन मेथड चूज़ किया कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, जो हमने ऊपर 4 मेथड पढ़े थे। उसमें से जो रिकमेंडेड है वो हमें यही रिकमेंडेड है कि हम जो है वो क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल मेथड को यूज़ करें, क्योंकि वो बेहतर और एक्यूरेट अप्रोच है। उसमें फॉर एग्जांपल जो है, हमने देखा कि अगर हम फैक्टर कंपैरिजन मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो हमने पहले फिर थर्ड स्टेप में उन फैक्टर्स को चूज़ किया, उन फैक्टर्स को लिस्ट आउट किया जिन फैक्टर्स की बेस पे जॉब्स को कंपेयर किया जाएगा। फोर्थ स्टेप में हमने फिर उन फैक्टर्स की बेस पे जॉब्स को कंपेयर किया और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन कर दी ताकि हमें बाद में रेटिंग करने में या उनकी जो है एक हायरार्की बनाने में आसानी हो। फिफ्थ स्टेप में अब उन्हीं पॉइंट्स की बेस पर जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन करके जो पॉइंट्स असेस किए हैं, उन्हीं पॉइंट्स की बेस पर फिफ्थ स्टेप में हम उन एवेल्युएटेड जॉब्स को अब रैंक करेंगे फ्रॉम हायर टू लो। जिस जॉब के पॉइंट ज़्यादा बने हम उसको जो है हाई रैंक अलॉट करेंगे, और जो उससे कम वाली फिर उससे कम वाली, और जो सबसे कम पॉइंट्स पे होगा वो सबसे एंड पे होगा। ये स्टेप जो है फिफ्थ स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, दिस स्टेप इज़ द हार्ट ऑफ द जॉब एवेल्यूएशन प्रोसेस।
क्योंकि एक थ्रू सिस्टमेटिक और थ्रू न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमने, हमारे पास एक प्रॉपर फिगर आ गई, हमने उसके मुताबिक उन जॉब्स को रैंक कर दिया। 6 स्टेप में हम जॉब हायरार्की बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट जॉब्स को कहाँ पे प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कॉलेज की बात करें तो राइट फ्रॉम द प्रिंसिपल टू पियन और स्वीपर, वो एक पूरी जॉब हायरार्की होती है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी कहते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या वो हायरार्की जो है वो कब बनती है, वो जॉब एवेल्यूएशन प्रोसेस के 6 स्टेप में बनती है। जब हम जॉब को डिफ़ाइन कर चुके होते हैं, मेथड चूज़ कर चुके होते हैं, फिर उस चूज़न मेथड के मुताबिक उन जॉब्स को एक दूसरे से कंपेयर करके कोई रैंकिंग जो है वो डेवलप कर चुके होते हैं। तो 6 स्टेप में हम फिर जॉब हायरार्की की तरफ आते हैं, जिसमें हम चूज़ अ क्रॉस फंक्शनल टीम टू वैलिडेट द जॉब रैंकिंग असाइनमेंट। एक क्रॉस फंक्शनल टीम चूज़ की जाती है, यानी जिसने जॉब को वैल्यूएट किया होता है उसके अलावा कुछ लोगों की टीम बना दी जाती है जो कि उस प्रोसेस को, उस असाइनमेंट को जो दूसरे लोगों ने किया उसको चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं, या उसमें किसी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग को तो नहीं सामने रखा गया। ये सारी चीज़ें उस क्रॉस फंक्शनल टीम ने चेक करनी होती हैं। और उसके बाद वो क्रॉस फंक्शनल टीम क्या करती है, उसको चेक करने के बाद रिसर्च एंड रिकॉर्ड द डिसीजंस एंड देन सेट अप द जॉब हायरार्की। 7th and the last step of job evaluation process is apply job hierarchy to developing new HR programs। यानी HR प्रोग्राम जिसमें हमने कोई सैलरी सेट करनी हो सकती है, कोई प्रमोशंस हो सकती हैं, कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई कैरियर डेवलपमेंट प्लान्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम करते हैं प्लान, लेकिन वो किस बेस पे करेंगे, जॉब एवेल्यूएशन की बेस पे। इसलिए जॉब एवेल्यूएशन प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेप है कि आपने जो हायरार्की डेवलप की है उस हायरार्की को आप एक न्यू HR प्रोग्राम में किस तरह इंडक्ट करते हैं। तो देखिए जी, वंस अ जॉब हायरार्की इज़ इस्टेब्लिश्ड देयर आर मैनी यूजेस। उस जॉब हायरार्की के कई यूजेस हो सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर फॉर जॉब ग्रेड्स एंड पे रेंज असाइनमेंट, जिस तरह हमने एक कॉलेज की एग्जांपल ली कि उसमें जो जॉब हायरार्की बनी, सबसे पहले प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फिर HODs, फिर उनके अंडर जो है वो हमने देखा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर्स, और उसके बाद चलते चलते इस तरह वो पियन या स्वीपर तक। तो ये एक जॉब हायरार्की बन गई। अब इस जॉब हायरार्की की बेस पर हम उनकी सैलरी स्ट्रक्चर को सेट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर जॉब्स उसको सेट कर सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ जॉब कि हम किन लोगों की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, किसको पहले ट्रेनिंग देंगे, किन ग्रुप्स को बाद में ट्रेनिंग देंगे। इसी तरह कैरियर डेवलपमेंट, लेडर्स एंड पाथ्स, ये सारा कुछ उस जॉब हायरार्की की बेस पर किया जा सकता है। जिस तरह आजकल आपने देखा होगा कि ये जो कोविड-19 है वायरस, इसकी वैक्सीन का सिलसिला स्टार्ट हुआ है। तो ये भी एक हायरार्की बनाई गई कि पहले 65 से प्लस एज के जो लोग हैं उनको लगाई जाएगी, फिर 60 प्लस वाले, फिर 50 प्लस वाले, फिर इसी तरह ये 40 प्लस, 30 प्लस, आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आएगी। तो इस जॉब हायरार्की को हमने डिफरेंट जो है जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये वैक्सीन वाली एक एग्जांपल है जिसमें हमने एक हायरार्की थी एज के लिहाज से, उस हायरार्की को हमने यहाँ पर यूटिलाइज़ किया। इसी तरह और जगहों पर भी सेम हायरार्की को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो उसी तरह इस 7th स्टेप में हमें डिफरेंट यूजेस बताए गए हैं कि लास्ट स्टेप जो है जॉब एवेल्यूएशन प्रोसेस का, इस लास्ट स्टेप में वी कैन यूज़ दैट जॉब हायरार्की फॉर फॉलोइंग यूजेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी इस्तेमाल में वो हायरार्की को हम ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जॉब एवेल्यूएशन, जो कि अब कंप्लीट हुआ, जिसका हम काफ़ी पोर्शन, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था यानी जो मेथड्स थे, वो हम रेगुलर क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। आज मैंने इस ऑनलाइन लेक्चर में, इस वीडियो में आपको उन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज़ करवाया, और जॉब एवेल्यूएशन प्रोसेस जो हमारा एक टॉपिक रह गया था उसको आज हमने पढ़ा, और अब ये जॉब एवेल्यूएशन पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।
तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ जो है वो हाज़िर होंगे, नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन उस नए टॉपिक को, नए लेक्चर से पहले आपने इस सारी चीज़ों को, इस जॉब एवेल्यूशन के सारे टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है, ताकि अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।